हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग की पढ़ाई जो है वो भी चल रही होगी। और एक और चीज आप जानते हैं कि यार हमने आपके लिए पूरा सिलेबस पहले ही अपलोड करके कंप्लीट करा के रखा हुआ है। तो चाहे आप जो भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग, वैसे तो आप 9th के हो, मुझे पता है कि आप 9th के वीडियोस देखकर आ रहे हो, तो यार 9th के बच्चों आप लोग के लिए पूरा साइंस, पूरा मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एवरीथिंग इज अपलोडेड ऑन आवर चैनल। बस आपको ढूंढना है और पढ़ाई करना है। कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड जितना हो सके मेहनत करना, क्योंकि अब ये जो समय है, लास्ट का जो 15 दिन बचा है ना दोस्तों, इसमें अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपका मन मुताबिक परसेंटेज आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते हो। और जो आपने एक दिन सोचा था ना कि यार मैं भी एक एग्जाम में टॉप करूंगा, मैं भी फाइनल एग्जाम में टॉप करता हूं, यार मेरा भी नाम होगा, तो डेफिनेटली वो मौका आ चुका है आपके पास। डेफिनेटली मेहनत करोगे, कॉन्सेप्ट वीडियोस देख के कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर कर लोगे। थोड़ा सा मेहनत खुद को करना पड़ेगा, चीजों को याद करना पड़ेगा, मैथ्स के एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बाय हार्ट करना पड़ेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे कुछ चीजों को लर्न करना पड़ेगा। तो ये सब चीज अगर आप कर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली आपका जो सपना है वो पूरा होके रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा करो और डेफिनेटली वो चीज आएगा अच्छे से। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना, अगर आपको कुछ भी डाउट से पूछना चाहते हो तो यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम ऑफिशियल अकाउंट है जिसपे लगभग 38,000 सब्सक्राइबर्स है, जो जाके ज्वाइन कर लेना या फिर डायरेक्टली सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। और एप्लीकेशन को हमारे डाउनलोड करके रख लो, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर आएंगे, अनाउंस करूंगा बारी बारी से। तो आज क्या लेकर आया हूं, हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए LMR हमने स्टार्ट कर दिया था। मैथ्स के कई सारे चैप्टर्स के हमने LMR बना दिए हैं, लास्ट मोमेंट रिवीजन, ठीक है। और चैप्टर नंबर 13 साइंस का वीडियो आज लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्बन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है। तो ये पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। इसको एकदम फास्ट फॉरवर्ड तरीके से रिवाइज कराऊंगा आपको एक ही वीडियो के अंदर, एक ही कंसेप्ट लेक्चर के अंदर। तो पूरा का पूरा ध्यान देना। लेकिन अगर देखो पूरा प्रॉपर तरीके से डिटेल में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि देखो ये तो LMR रिवीजन है, और रिवीजन का मतलब आप जानते हो कि फास्ट तरीके से करवाना, ठीक है। लेकिन रिवीजन तो फास्ट फॉरवर्ड तरीके से होगा ही, लेकिन साथ ही में आप लोग अगर इसका डिटेल वाला लेक्चर, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वाला लेक्चर अगर देखना चाहोगे तो आप कहां जा सकते हो, हमारे पुराने वीडियोस में, ठीक है। तो कई सारे वीडियोस जो अपलोड हमने कर रखे हैं, बस सर्च करना 9th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर 13 कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सर्च करना। हमारा वीडियो आपको रैंकिंग में देखने मिल जाएगा। आप सर्च करके पढ़ के अच्छे से एक के बाद एक लेक्चर देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा। शुरुआत करें दोस्तों, तो देखो ये चैप्टर जो है, इसमें पूरा का पूरा जो कार्बन है इसके बारे में हमें पढ़ना है कि कार्बन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या क्या उसके अंदर फंडामेंटल चीजें होती हैं, एलोट्रोप्स क्या होता है, ये सभी चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से फटाफट तरीके से रिवाइज करवाऊंगा। सबसे पहले कार्बन के बारे में क्या है डिटेल में जानेंगे। कार्बन क्या है, एक ऐसा एलिमेंट जो बहुत ज्यादा उपयोगी है, और ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारे शरीर के अंदर भी प्रेजेंट है और पूरी दुनिया में बाहर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो कार्बन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ठीक है ना। और ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा क्या अवेलेबल है, एबंडेंटली अवेलेबल मतलब बहुत ज्यादा तादाद में प्रेजेंट है। आप इवन हमारे शरीर में जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, ठीक है ना, हम लोग को उससे क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट्स मिलता है। ये सभी के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। मतलब कहीं ना कहीं आप हर जगह जहां पे भी नजर डालो, वहां पे आपको एक कार्बन जो है देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बन है, ठीक है। और ये जो कार्बन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि कार्बन से ही कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें बहुत काम आते हैं, ठीक है। ये भी आपने देखा होगा कि हमारे जो दिनचर्या होता है, ठीक है ना, हम लोग कोई भी चीज की अगर बात करें उसमें कार्बन होता है। तो कार्बन के कई सारे क्या होते हैं, चीजें होती हैं। अब ये कार्बन आया कहां से, पहली बात तो ये सवाल उठता है, ये कार्बन आया कैसे। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे जब बिग बैंग थ्योरी हुआ, हम लोग का इसको थोड़ा अपना हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, मतलब अर्थ का हिस्ट्री, हमारा पृथ्वी कैसे बना। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइंस एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसको हम लोग ने बिग बैंग थियरी नाम दिया। और ये हमारे अंतरिक्ष में यानी स्पेस में कहीं तो हुआ, बहुत बड़ा धमाका, इतना बड़ा धमाका हुआ कि उसके वजह से क्या हो गए, पूरे के पूरे पत्थर और जो क्या बोलते हैं उसको, लावा, या फिर आप बोल सकते हो एक जो जैसे बॉम्ब ब्लास्ट कैसे होता है तो उसमें कैसे आग निकलता है, ठीक है ना, फैलता जाता है, वैसे वो पूरा अंतरिक्ष में एकदम दूर दूर तक फैलता गया। और अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि आज तक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि रियल में स्पेस कितना बड़ा है, आज तक किसी को नहीं मालूम है। और हम लोग, एक इंसान या फिर हमारा जो पृथ्वी है ना, वो पूरे स्पेस का ना एक छोटा सा डॉट भी नहीं है। हमारा पूरा का पूरा अर्थ जो पृथ्वी, इतना बड़ा हम लोग का पृथ्वी है कि हम लोग अगर उसको घूमने निकले तो भी मतलब सालों खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग पृथ्वी का चक्कर नहीं काट पाएंगे। इतना बड़ा पृथ्वी है, उसके अंदर हम लोग रहते हैं। तो सोचो ये पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा डॉट है, ठीक है। तो उसका
बिगिनिंग कैसे हुआ? बिग बैंग थियरी से। बिग बैंग थियरी से बहुत सारे क्या बने? गैलेक्सीज बने। बहुत सारे गैलेक्सीज में अपने अपने सोलर सिस्टम बने। जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है, हमारा मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें एक सन है बहुत बड़ा, उसके आसपास प्लैनेट चक्कर काट रहे हैं। तो उसमें से हमारा एक अर्थ है। अर्थ में धीरे धीरे क्या आने लगा? पानी जमा होने लगा, मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, समुद्र बना, पानी बना, ऐसे ऐसे करते करते क्या हुआ कि धीरे धीरे उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आने शुरू हो गए। तो जब ऑर्गेनिजम्स आने शुरू हो गए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, तो क्या होगा कि जो भी एटमॉस्फेयर था वो निर्माण होने लगा बिकॉज ऑफ द गैसेस विच इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द बिग बैंग थ्योरी। तो उसमें से भी एक गैस रिलीज हुआ जो कि था कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो ऐसे अलग अलग गैस निर्माण हुए। तो एक अकरंस ये भी है कि जैसे कि आप जानते हो कि एक टाइम पे हमारे पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े डायनासोर्स हुआ करते थे, लेकिन उसके ऊपर एक एस्ट्रॉइड गिरा, हमारे पृथ्वी के ऊपर एक प्रलय आ गया, जिसकी वजह से जितने भी डायनासोर्स थे, पेड़ पौधे थे, वो सब जमीन के अंदर दफन हो गए। इतना बड़ा खतरनाक तरीके से प्रलय आया था। अब वो जमीन के अंदर दफन हो गए, तो एक शरीर जो होता है, चाहे वो प्लांट्स का हो चाहे वो एनिमल्स का हो, ये सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इतना जो कार्बन प्रेजेंट है वो भी वहां से भी प्रेजेंट है। हम लोग जमीन खोदते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्रूड ऑयल मिलता है, फॉसिल फ्यूल जिसको बोलते हैं, वो भी कार्बन का ही बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो भी हमारा अकरेंस है वो सभी का सभी चीज क्या है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द नेचर, जो हमें कहां से मिला है? हमारे जमीन से मिला है। तो चाहे हम लोग बात करें जो भी फॉसिल फ्यूल हो, ठीक है, फॉसिल फ्यूल की बात कर ले, जिससे हम लोग को क्या मिलता है? हमारा पेट्रोल मिलता है, हमारा डीजल मिलता है, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग को सीएनजी मिलता है, इसके अलावा हम लोग को क्या मिलता है? कोयला मिल जाता है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। मैं एक्सेट्रा लिख रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं ना, क्योंकि देखो ये तो हमारा एलएमआर रिवीजन है, तो फास्ट में पढ़ाऊंगा आप लोग को ताकि कम समय में आप लोग को फटाफट से ये चैप्टर किस बारे में था वो रिवाइज करा सकूं। लेकिन अगेन मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि देखो आपको पूरा डिटेल जानना है ना, एक एक छोटी छोटी पॉइंट्स को अगर आप इलाबोरेट करवाना चाहते हो तो यार आपको हमारे लेक्चर वीडियोस देखने पड़ेंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड किया हुआ है लगभग 1 साल पहले। तो आप उसको सर्च कर लेना, वीडियो मिलेगा, तो आराम से बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। अब देखा जाए तो कार्बन जो होता है ना, ये कहां से आया, क्या होता है, कैसे बना, ये सब चीज मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? तो कार्बन की ना कई सारी प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं बात करूं कि सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है दोस्तों एलोट्रॉपी, ठीक है। मतलब कार्बन के ना बहुत सारे फॉर्म होते हैं। मतलब एक कार्बन से हीरा भी बन सकता है, एक कार्बन से कोयला भी बन सकता है, दोनों ही कार्बन से बने हुए। लेकिन आप देख सकते हो कि हीरा कितना अलग है। हीरा जो होता है, डायमंड जिसको बोलते हैं, वो कितना अलग है, कितना कड़क है, कितना अलग चीज है। और एक कोयला जो होता है वो कितना अलग चीज है, जिसको हम लोग जला के खाना बना सकते हैं या फिर उससे हम लोग अलग अलग चीजें बना सकते हैं। तो जो कार्बन होता है इसकी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल एज वेल एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब बहुत सारे क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है। किसकी मैं बात कर रहा हूं? कार्बन की होती है। तो चलो आइए हम लोग जो उसकी एलोट्रोपी प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोप्स? तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो एलोट्रोप्स जो कार्बन के होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन, जिसको अमार्फस फॉर्म भी कहा जाता है। तो पहला जो हमने बात किया वो है क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब जो भी चीज बनेगा वो क्रिस्टल के फॉर्म में बनेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है अगर मैं थोड़ा सा यहां पे आपको इलाबोरेट करने की कोशिश करूं? क्रिस्टलाइन का मतलब होता है ऐसा चीज जिसमें एक रेगुलर शेप हो, ठीक है, रेगुलर शेप, या फिर आप बोल सकते हो डेफिनाइट शेप हो। क्या है? डेफिनाइट शेप। प्रॉपर तरीके से उसका रेगुलर या फिर डेफिनाइट शेप रहेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है या फिर क्रिस्टलाइन चीजें है, ठीक है ना। डेफिनाइट, उसके अंदर एटम्स होते हैं, उसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ऐसे कुछ उसके प्रॉपर्टीज है। तो उसके आधार पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर जो कंपाउंड रहेगा, फिर जो सब्सटेंस रहेगा, जो प्रोडक्ट रहेगा, वो क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, जो हम लोग बात कर रहे हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ जो एलोट्रोप्स है कार्बन का वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है डायमंड, ग्राफाइट और फ्यूलरिन, ठीक है। तो ये जो डायमंड होता है ये आप जानते हो, डायमंड एक सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो पूरी दुनिया में पाया जाता है, ठीक है ना। अगर दुनिया में अगर आप ढूंढोगे कि आप बोलोगे कि मेरे को सबसे ज्यादा कठोर चीज, कोई कड़क चीज मिल जाए, तो वो क्या होगी दोस्तों? डायमंड होगी। तो ये डायमंड एक बहुत ही खतरनाक चीज है जो कि बहुत सारे जगह पे इंडिया में पाया जाता है। खासकर हमारे इंडिया में एमपी में एक जगह है जिसका नाम है पन्ना। तो पन्ना करके एक एमपी में जगह है, मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां पे सबसे ज्यादा डायमंड जो है वो पाया जाता है इंडिया में। तो बहुत सारे इसकी प्रॉपर्टी, हार्डेस्ट सब्सटेंस तो है, लेकिन विदेश में भी अलग अलग जगह, रशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ये सभी जगह जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो पाया जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, डायमंड का बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो हम लोग को याद करना है, जैसे कि यहाँ पे हार्डेस्ट सब्सटेंस तो है ही, ठीक है ना। अब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब डायमंड को पिघलाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इसके अलावा कई सारे और प्रॉपर्टीज है जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा जब
जब हमने पढ़ाया था तो वहां पे भी आप देख सकते हो, या फिर आपके टेक्स्ट बुक में जो प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हो कि व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। तो इसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लेना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। डायमंड कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, इट इज नॉट डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट। कोई भी चीज में अगर आप डायमंड को डाल दो तो वो पिघलेगा नहीं। जैसे कि आप जानते हो कि एक नमक होता है, शक्कर होता है, उसको पानी में डाल दो, थोड़ी देर के बाद वो पिघल के एकदम पानी बन जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है। लेकिन डायमंड को अगर आप कोई भी पानी, पेट्रोल, डीजल, ठीक है ना, किसी में भी डाल दो, दूध में डाल दो, वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ चीजें थी डायमंड के बारे में, ये आप लोग को ध्यान में रखनी है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। अब इसके अलावा बात करूं, दूसरा है ग्राफाइट, ठीक है ना। ये भी एक एलोट्रोप है कार्बन का, लेकिन कौन सा एलोट्रोप है, ये है क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। क्योंकि जो ग्राफाइट होता है ना, वो भी क्या होता है, कड़क होता है, ठीक है, ठोस होता है, कड़क होता है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी है कि सब कुछ होने के बाद एक ब्रिटल है। इसका नेचर, इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब ये है कि सॉलिड तो है, दिखने में कड़क दिख रहा है, लेकिन जब भी आप उसको हथौड़े से या फिर कोई भी भारी भरकम चीज से उसको मार दोगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, पाउडर बन जाएगा। जैसे कांच होता है ना, कांच को जोर से मार दो तो कैसे टूट के बिखर जाता है, चूरा चूरा हो जाता है, वैसे ये ग्राफाइट जो है ना, ये भी क्या होता है कि इस प्रकार होता है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है ना, इट इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पास करता है। इसके लिए इसको ना, इसका इस्तेमाल सेल्स में किया जाता है। आपको पता है सेल, नॉट इंसान और ह्यूमन बीइंग और प्लांट्स वाला सेल नहीं, जो सेल हमारा ड्राई सेल होता है ना, जो हम लोग बैटरी में लगाते हैं, माउस में लगाते हैं, घड़ी में लगाते हैं, ठीक है ना, रिमोट में लगाते हैं, तो वो जो सेल होता है उसके अंदर जो बीच का, कभी देखो सेल जो होता है ना, उसको कभी तोड़ के देखना। जब सेल खराब हो जाता है ना, बैटरी खत्म हो जाता है सेल का, तो क्या करना ना, उसको कोई हथौड़े से मार के ना उसको तोड़ के देखना, अंदर ना आपको एकदम ब्लैक कलर का रॉड दिखेगा, जो आपके पेंसिल के अंदर, जिससे आप लिखते हो ना पेंसिल, तो पेंसिल के अंदर जो ब्लैक कलर का जो चीज है जिससे आप लिख पाते हो, वही आपका क्या है, ग्राफाइट है। सेम वही चीज कहां प्रेजेंट होता है, हमारे पेंसिल सेल में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वो सब चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्या हो गया, ग्राफाइट के बारे में हो गया कि वो ब्रिटल होता है, ये सब चीज होता है। आपको इसका चीजें जो है वो ध्यान में रखना है, और बहुत सारी जगह ये पाया जाता है, रशिया वगैरह में पाया जाता है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे फ्लूरीन की। तो फ्लूरीन जो होता है ना, ये भी एक बहुत ही अच्छा एलोट्रोप माना जाता है, जो कि बहुत ज्यादा रेयरली मिलता है, रेयरली फाउंड इन नेचर। मतलब ये बाकी चीजें, डायमंड भी जो है वो मिल जाता है, ग्राफाइट भी मिल जाता है, लेकिन जो ये फ्लूरीन है नेचर में बहुत रेयरली पाया जाता है, मतलब बहुत ढूंढने पे ये चीज जो है वो हम लोग को मिलता है, ठीक है ना। और ये फर्स्ट एग्जांपल है फ्लूरीन का, बकमिंस्टर फ्लूरीन, ठीक है। एग्जांपल याद रखना, ये एग्जांपल पूछता है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फ्लूरीन, तो बकमिंस्टर, ठीक है, बकमिंस्टर फ्लूरीन, ठीक है, जो कि एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। बकमिंस्टर फ्लूरीन बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि 60 कार्बन से बनता है, C60, 60 कार्बन आपस में जब जुड़ेंगे तो जाके वो बकमिंस्टर फ्लूरीन बनता है, जो कि एक फ्लूरीन का एग्जांपल है। तो ये बहुत ही रेयरली पाया जाता है, ठीक है ना। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बकी बॉल भी कहते हैं इसको, बहुत सारे ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपस में जुड़े हुए, ठीक है ना। क्या होते हैं, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपस में जुड़े हुए इस प्रकार से। आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपको ये डायग्राम्स जो है वो देखने मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बकी बॉल भी कहा जाता है, जो कि बकमिंस्टर फ्लूरीन का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये था हमारा डायमंड, ग्राफाइट और फ्लूरीन का एक्सप्लेनेशन कि क्या क्या होता है, लेकिन ये मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से कराया ताकि आप लोग को जस्ट एक रिवाइज करवा सकूं। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज को पढ़ाना और कोई भी चीज को रिवाइज कराना इज ए वेरी टू डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। ये रिविजन आपको कब लगेगा, जब आपने चीजें पहले से पढ़ रखी होगी, आपको पता होगा कि डायमंड क्या होता है, ग्राफाइट क्या होता है, फ्लूरीन क्या होता है, तो ये सब चीजें आप लोग को इजी लगेगी। अब हम लोग कुछ बात करेंगे इसके यूजेस की। तो यूजेस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा यूजेस ऑफ डायमंड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है कि डायमंड का यूजेस बताओ, ठीक है ना। हम लोग ने क्या होता है डायमंड, कहां से आया, कैसे आया, किसका एग्जांपल है, ये सभी चीज देख लिया। लेकिन जो डायमंड है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका यूज भी कई जगह होता है। तो सबसे अच्छा यूज होता है कटिंग ग्लास, ठीक है ना, कांच को काटने के लिए, क्योंकि डायमंड खुद एक कड़क चीज है, तो कांच को काटने के लिए ना उसका शेप और उसका जो धार है ना वो बहुत काम आता है। तो ग्लास कटिंग के लिए डायमंड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो है ना, आई सर्जरी के दौरान, आंखों की सर्जरी के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है, डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इससे ना क्या बनाया जाता है, डायमंड नाइफ बनाया जाता है, डायमंड नाइफ, डायमंड का चाकू बनाया जाता है, जो कि काफी छोटा होता है, धारदार और पतला सा होता है, जिसके हेल्प से आंखों का ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा जो है इसका ये तो आप जानते होंगे, ऑर्नामेंट्स बनाया जाता है, मतलब आभूषण बनाए जाते हैं। खासकर फीमेल्स को डायमंड रिंग बहुत पसंद होते हैं। आजकल तो ट्रेंड चल गया है ना कि यार मेरे को डायमंड रिंग चाहिए शादी के सालगिरह के तोहफे पे। तो ऐसे कई सारी चीजें होती है। तो ऐसे 3-4 चीजें हैं, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, बाकी आप लोग के पास टेक्स्ट बुक है और हमने पढ़ाया हुआ लेक्चर है, वो सब चीज आपको ध्यान में होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूजेस ऑफ ग्राफाइट,
तो ग्राफाइट का इस्तेमाल आप जानते हो, जैसे मैंने बोला कि ये बहुत गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो सबसे अच्छा यूज इसका कहां होता है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास करना हो। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही में इसका यूज किया जाता है ड्राई सेल में, ठीक है ना। ड्राई सेल यानी कि जो सेल होता है, बैटरी जिसको बोलते हैं, सेल होता है जो घड़ी वगैरह में लगता है, इसका इस्तेमाल ड्राई सेल में किया जाता है। और भी ऐसे कई सारे चीजें हैं जो है वो आप लोग को देखने मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल लुब्रिकेंट बनाते हैं। लुब्रिकेंट आप जानते हो, लुब्रिकेंट क्या होता है, जैसे गाड़ी जब चलती है, हमारी बाइक ले लो, कार ले लो, गाड़ी चलती है तो उसके अंदर इंजन होता है और इंजन के अंदर पिस्टन और सिलेंडर होता है। तो पिस्टन कंटिन्यूअस वाइब्रेट होता है जिसके वजह से आपका क्रैंकशाफ्ट घूमता है और आपकी टायर घूमती है, ठीक है। लेकिन वो कभी कभी क्या होता है ना, एक थोड़ा जाम चलने लगता है, तो वो जाम ना चले तो इसके लिए लुब्रिकेंट डालना होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लुब्रिकेंट्स होते हैं जिसको हम लोग इंजन में डालते हैं, ठीक है ना। तो वो लुब्रिकेंट्स बनाने के लिए क्या किया जाता है, ग्राफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और भी कई सारी चीजें जहां पे गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, तो यहां सब में ग्राफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कि जैसे हमने बोला कि जो डायमंड है, ग्राफाइट है, ये ना कभी कभी ना डिफरेंस में भी पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द डायमंड एंड ग्राफाइट, तो ये भी चीज ध्यान में रख लेना है। मतलब तीन चार पॉइंट आप याद रखोगे ना तो बहुत इजी हो जाता है कि हम लोग ग्राफाइट और डायमंड का किस प्रकार जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो फ्यूलरिन था, एक बच गया था ना हमारा फ्यूलरिन, तो इसका भी कुछ यूजेस की बात कर लेते हैं। कभी कभी इसका भी ये पूछ लेता है, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टीज पूछ लेता है। तो चलो ध्यान देंगे हम लोग कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ फ्यूलरिन। तो ये फ्यूलरिन जो है वो इंसुलेटर्स, मतलब बहुत ही खराब कंडक्टर होता है, मतलब इसमें से बिजली पास नहीं हो सकता। तो इट इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बैड कंडक्टर जो होता है उसको एज ए इंसुलेटर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपका वायर जो होता है, कॉपर वायर, उसके ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग होता है। आप अगर टच करोगे वायर को बाहर से आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन अगर वही लाइव वायर है, मतलब उसके ऊपर कोटिंग नहीं है, उसको टच करोगे तो आपको करंट लगेगा। तो ऐसे इंसुलेटर्स बनाने के लिए फ्यूलरिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कैटलिस्ट के तौर पे, एज ए कैटलिस्ट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, फ्यूलरिन का। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं वो आप लोग को ध्यान में रखना है। और इसके प्रॉपर्टीज एज वेल एज यूजेस, मतलब ये तीनों चीज जो मैंने आपको पढ़ाया ना, इसके प्रॉपर्टीज आपको लर्न कर लेने होंगे और साथ ही में इसके यूजेस। ये दोनों में से कोई एक चीज तो पूछता है, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो ग्राफाइट हो, चाहे वो फ्यूलरिन हो, ये तीनों का एक को या तो प्रॉपर्टी या तो यूजेस पूछेगा। तो सबके दो तीन प्रॉपर्टी, सबके दो तीन यूजेस आप याद कर लोगे तो आप लोग का बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, इसमें से क्वेश्चन अगर आएंगे तो, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन। तो हमने जो पढ़ा वो क्या था, क्रिस्टलाइन था, जिसका एक डेफिनेट शेप था, एटम्स का प्रॉपर अरेंजमेंट था, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट था, ये सब चीज वो क्या था, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन था। लेकिन अब यह आ गया नॉन क्रिस्टलाइन, मतलब नॉन क्रिस्टलाइन को ही अमॉर्फस कहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा प्रॉपर्टी, पहली बात तो ये है कि नॉन क्रिस्टलाइन मतलब इसका कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता, नॉट डेफिनाइट शेप, इसका कोई भी डेफिनाइट शेप नहीं होता, साइज नहीं होता, और ये क्रिस्टलाइन वाले की तरह कोई प्रॉपर शेप में भी नहीं आते। तो ये सब चीज ध्यान रखना। जैसे कि एग्जांपल है पहला कोयला, तो कोयला जो होता है ना, वो आप देखे होंगे तो कोयला का कोई शेप नहीं होता, कभी टेढ़ा है, कभी सीधा है, कभी उल्टा है, कभी जो भी है, तो कोयला का कोई शेप नहीं होता। और ये जो चीजें होती है वो ब्रिटल होती है, जैसे कि आप जानते हो, इसको आप जोर से हथौड़ा मार दो तो ये टूट के बिखर जाएंगे। लेकिन जो हमारे डायमंड वगैरह थे वो क्या थे, हार्ड थे। तो ये सब चीज याद रखना। तो पहला एग्जांपल है नॉन क्रिस्टलाइन का कोयला। कोयला क्या होता है आप जानते हो, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, जिसको हम लोग जलाते हैं तो जिससे हम लोग का एनर्जी मिल सकती है। कोयले का इस्तेमाल करके थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। कोयले का इस्तेमाल करके हम लोग आग जला सकते हैं, चूल्हा जला सकते हैं, खाना बना सकते हैं और हीटिंग इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। अब ये जो कोयला होता है ये भी बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के कोयले होते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि ये जो पहला टाइप का कोयला है जिसको बोलते हैं पीट, तो पीट जो होता है वो लगभग 60% इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। ये पहला टाइप का कोयला है, क्योंकि कोयला भी जो होता है ना वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोयले होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि कुछ कोयले एकदम कड़क होते हैं, कुछ कोयले एकदम क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी जैसे होते हैं, कुछ कोयले थोड़े से अलग होते हैं, थोड़े भारी, कोई हल्के, तो इस प्रकार से कोयले होते हैं। फिर अगला है लिग्नाइट। तो लिग्नाइट के अंदर लगभग 60 to 70% कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है ना, पूरा 100% कार्बन नहीं होता। फिर नेक्स्ट है बिटुमिनस कोल, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि जिसके अंदर लगभग 70 से 90% कोयला होता है, ठीक है। और उसके बाद होता है दोस्तों अंथ्रासाइट, जिसमें लगभग 95% ऑफ कार्बन जो है प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे विभिन्न प्रकार के क्या है, कोयले हैं, और कोयले के अंदर जो कार्बन होता है, क्योंकि मेन तो क्या है, कार्बन ही है, तो कोयले के अंदर जो कार्बन होता है वो भी कितने कितने परसेंटेज के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो हम ये बिटुमिनस कोल यूज करते हैं, जिसमें लगभग 70 to 90% कार्बन प्रेजेंट होता है। तो ये इतने सारे टाइप के कोल ये याद रख लेना, ठीक है। ये हो गया पहला, जो कि अमॉर्फस या फिर नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन था, जो कि था कोल। अब कोल के इतने सारे टाइप पढ़ लिए। अब दूसरा जो है वो है चारकोल। अगर आप देखोगे तो एक होता है कोयला, दूसरा होता है चारकोल। अब चारकोल का मतलब क्या होता है आपको याद रखना है कि कोल का मतलब भी कोयला होता है, चारकोल का मतलब भी कोयला ही होता है। लेकिन ये जो कोयला है
ये कोल का मतलब होता है पत्थर वाला कोल, जो पहाड़ों से खोद के निकाला जाता है, और ये चारकोल का मतलब होता है जो लकड़ी जला के जो कोयला निकलता है उसको चारकोल कहते हैं। याद रखना ये डिफरेंस, अगर आप याद रख लोगे जो कि आपको बहुत अच्छा काम आएगा। तो अगर किसी एनिमल का बोन्स हो गया, ठीक है ना, स्टेम का टुकड़ा हो गया, लकड़ी का टुकड़ा हो गया, किसी एनिमल का हॉर्न हो गया, ये सब चीज से अगर कोयला बन रहा है ना तो उसको हम लोग चारकोल कहते हैं। और वही अगर कोई पत्थर से निकल रहा है, पहाड़ में से खोद के निकाला जा रहा है, तो उसको कोयला कहते हैं। तो ये डिफरेंस आप लोग को ध्यान में रख लेना है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। वुड वगैरह से निकलता है, और इसके लिए ये जो कोयला होता है थोड़ा वजन में भारी होता है, और ये चारकोल जो होता है, जो लकड़ी वाला कोयला होता है, वो वजन में हल्का होता है। ये डिफरेंस याद रखना। और एक तीसरा चीज है जिसको बोलते हैं कोक। अब ये कोक पीने वाला कोक नहीं है, जो लोग कोल्ड ड्रिंक समझ के पी लेंगे, तो ये कोक अलग है। कोक का मतलब क्या होता है दोस्तों कि ये प्योर कोल है। कोक का मतलब क्या है दोस्तों, ये जो है ना ये प्योर कोल है, जो कि मतलब कोल से ही, अगर कोयला में से जो कोल गैस होता है ना, अगर कोयला में से कोल गैस को रिमूव कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्योर कोयला बन जाएगा। मतलब इसमें 100% क्या होगा, कोयला होगा, कार्बन होगा, माफ करना, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। तो इसका क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन कार्बन एलोट्रोप्स। तो आप बोल सकते हो कि कोल होता है, चारकोल होता है और कोक होता है। फिर आपको पूछेगा कि कोल के भी कई जो विभिन्न प्रकार के टाइप्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। तो आप ये कोल के टाइप्स बता सकते हो। तो ऐसे कई सारे चीजें हैं, अनगिनत चीजें हैं जो आप लोग बता सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को ये जो चीजें हैं समझ में आ गई होगी। कभी कभी इसके ऊपर यूजेस भी पूछ लेता है, तो यूजेस तो आप बता ही सकते हो कि कोयले का इस्तेमाल क्या होता है, चारकोल का इस्तेमाल कहां होता है, कोक का इस्तेमाल क्या होता है। ये सभी चीज वैसे तो हमारे लेक्चर्स में हमने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है, एक बार वहां से भी आप देख लो, पढ़ाई कर लो जाके। लेकिन ये सब चीजें आप लोग को जहां भी मिलेगी उसको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, ये मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। याद रहेगा ये सब चीजें। आगे बढ़ जाए हम लोग, अगले टॉपिक पे जाते हैं जो कि हम लोग का है हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कभी कभी इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब यहां पे आप देखोगे तो दो चीजें, एक होता है हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन, और एक है दोस्तों कार्बन। यानी कि जब भी हाइड्रोजन और कार्बन जब मिल जाते हैं आपस में तो एक नया कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उसमें कार्बन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो इफ एनी कंपाउंड हैविंग कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन देन इट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोकार्बन्स। इसके कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता दूं, सबसे अच्छा इसका याद रखने का टेक्निक है मीथेन, ठीक है, इथेन, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, फिर उसके बाद है ब्यूटेन, ठीक है। ये चार आप फिलहाल के तौर पे याद रखो। जैसे आप 9 से 10th में जाओगे तो आगे आपको एक कार्बन कंपाउंड करके एक चैप्टर रहेगा, तो उसमें आपको पता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। चार मैंने लिखा है लेकिन मैं अपने मुंह से बता देता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहला होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ऐसे 10 होते हैं, इसके अलावा भी और भी होते हैं, लेकिन 10 आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जो होता है जनरली दो टाइप के होते हैं। जो मेन अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन इज ऑफ टू टाइप। सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है दोस्तों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कि अगर कोई यहां पे हाइड्रोजन है और कार्बन है, उसके अंदर अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, मतलब कोई भी कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं मीथेन, तो मीथेन जो है ये क्या होता है, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसका अगर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं तो वो होता है CH4, यानी कि CH और ये H और ये H, मतलब 4 कार्बन होते हैं, वो भी सिंगल सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन हुए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो याद रखना। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, द कार्बन एंड हाइड्रोजन कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो हम लोग बोलते हैं। करेक्ट है, ये सब चीजें ध्यान में रहेगी। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब इन शॉर्ट जितने भी अल्केन होंगे, अल्केन का मतलब क्या होता है समझता है ना, अल्केन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड कंपाउंड। जैसे कि ये पूरा पूरा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है ना, पेंटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है। तो ये सभी के सभी जितने भी अल्केन्स होंगे वो सभी क्या होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। वही अगर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड की, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अगर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, तो इसमें कौन आ जाएंगे, दो चीज आ जाएंगे, जो कि आ जाएंगे आपका डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड। मतलब इन शॉर्ट जो अल्कीन्स होंगे, ठीक है ना, अल्कीन्स एंड अल्काइंस जितने भी होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे। तो इसका एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप लोग एक चीज जानते हो कि CH2
डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होता है, इथीन होता है। तो ये इथीन क्या है, ये अल्कीन का एग्जांपल है। तो ये क्या है, ये आपका डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया आपके लिए एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वही अगर मैं इसको ऐसा लिखूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये हो जाएगा आपका इथाइन, ETHY यानी इथाइन। तो ये क्या है, ये एक अल्काइन का ग्रुप है, तो ये हो जाएगा इथाइन, जो कि एक अनसैचुरेटेड है। मतलब अगर कहीं पे भी आपको कोई हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो वो रहेगा आपका अल्केन, यानी कि वो रहेगा आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर वही कोई हाइड्रोकार्बन आपको डबल बॉन्ड में दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड में दिख रहा है, तो डबल बॉन्ड है तो मतलब वो अल्केन है, ट्रिपल बॉन्ड में है तो वो अल्कीन है, और ट्रिपल बॉन्ड में है तो अल्काइन है, जिसका एग्जांपल हमने लिया इथीन और इथाइन। ठीक है, तो ये क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। तो ये सब चीजें आप लोगों को क्या करनी है दोस्तों, ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, ये सब चीजें करेक्ट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, जो मीथेन होता है ना, मीथेन के ऊपर क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज बताओ, इसका यूजेस बताओ। तो नॉर्मली मीथेन क्या होता है, CH4 नाम का एक क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन इसका अकरेंस क्या है, कहां से आता है ये मीथेन कहां पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा मीथेन जो पाया जाता है वो आपके सीवेज सिस्टम में पाया जाता है। कहां पे, सीवेज में पाया जाता है। जो गटर वगैरह होता है ना, उसमें से जो स्मेल आता है, समझ लेना कि वो मीथेन का स्मेल है। और मीथेन जो होता है कंबस्टिबल होता है, मतलब इसमें जो है वो आग लग सकती है। क्या होता है, मीथेन जो है वो कंबस्टिबल होता है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कहां पाया जाता है, सीवेज में पाया जाता है, कोल माइंस में पाया जाता है। जो कोयला जहां से निकलते हैं ना, बड़े बड़े खदान होते हैं, जैसे कि आपने वो KGF मूवी देखा होगा, तो पहाड़ के अंदर वो पूरा घुस घुस के वो लोग माइनिंग करते हैं, तो वो सोना निकालते हैं। वैसे ही कोयला खोद के भी निकाला जाता है। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द कोल माइंस। तो कोल माइंस हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जगह पाए जाते हैं। और मीथेन जो है ना, ये मार्शी प्लेसेस पे भी पाया जाता है। मार्शी प्लेसेस मतलब क्या होता है, जो दलदल वाला इलाका होता है। आपने देखा होगा दलदल वाले इलाके, जहां पे मतलब कुछ ऐसा हल्का हल्का पानी होता है, और वहां पे जब जाओगे ना तो वो जमीन धंस जाती है अंदर की तरफ, जैसे समुद्र का किनारा वगैरह, इस प्रकार का। मतलब बीच नहीं बोल रहा हूं, जहां पे मैंग्रोव्स वगैरह होते हैं, तो मार्शी गैसेस वहां पे निकलती है। तो वो जो मार्शी गैसेस होती है ना, वही सब क्या होती है, मीथेन होती है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से जलती भी है। ठीक है, तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके कई सारे क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज भी अगर आप ध्यान में रखना चाहते हो तो रख सकते हो। एग्जाम में इसके ऊपर पूछता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। तो इसकी प्रॉपर्टीज जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे चीजें होती है, जैसे कि मीथेन सबसे पहली बात तो ये कलरलेस गैस है। ठीक है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, इसका जो डेंसिटी होता है वो कम होता है पानी से भी, डेंसिटी लेस देन वाटर। तो ऐसे 3-4 आप खाली याद रख लो, ज्यादा जरूरत नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है वो याद रख लेना। ठीक है ना, मीथेन एक गैस होता है, तो इसके कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज आप याद रख सकते हो। ये सब चीज आपको आपके बुक में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एक और चीज पूछता है मीथेन के बारे में, जो पूछता है दोस्तों यूजेस, कि इसके क्या यूजेस है, आप बताओ इसके क्या यूजेस हो सकते हैं। कि मीथेन जो है, इसका इस्तेमाल जो है बहुत सारे जगह अलग अलग किया जाता है। जैसे कि कई सारे बोलते हैं ना, इंडस्ट्रीज में किया जाता है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, ठीक है ना, पेपर मिल्स में किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल ऐसे अलग अलग जगह पे जो है वो किया जाता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल जलाने के लिए डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पे भी किया जाता है। डोमेस्टिक फ्यूल एज ए जलाने के लिए काम आता है। फिर इसके अलावा कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि इससे इथेनॉल बनाया जाता है। इथेनॉल मतलब जानते हो क्या होता है, जिसका रिएक्शन कैसे होता है, CH4 आपका मीथेन है, प्लस क्या किया जाता है, पानी के साथ रिएक्शन किया जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाएगा, और साथ में आपका हाइड्रोजन जो गैस है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल। वैसे ही इथाइल अल्कोहल भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे कई सारी चीजें जो है वो मीथेन से बनाई जाती है एज ए इंडस्ट्रीज में, और इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो ये सब चीजें आप लोग को अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है और प्रैक्टिस कर लेनी है। तो मैं एक ही चीज आपको बार बार बोलता हूं, क्या बोलता हूं बार बार, कि देखो आपको ये जो मैंने पढ़ाया, ये बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से पढ़ाया। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो यार, ये 7-8-10 पेज का जो चैप्टर है, इसको मैंने लगभग हाफ एन आवर में इसको फटाफट तरीके से रिवाइज करा दिया। ये रिवीजन कराने का मकसद क्या था मेरा, लास्ट मोमेंट रिवीजन में क्यों करा रहा हूं, थोड़ा सा रेस्ट कर सकता हूं, 10वीं का भी पेपर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, मैं रेस्ट कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं रेस्ट भी करूं, क्योंकि आप जानते हो कि मेरे को वीडियो बनाने का परमिशन नहीं है डॉक्टर की तरफ से, क्योंकि उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसे ही करोगे तो हो सकता है आपकी वॉइस भी चला जाए। ठीक है, तो ये सब चीजें भी बोल के रखा है डॉक्टर ने, मतलब आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए मेरे को बीच बीच में ऐसा सेंसेशन आता है ना कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं। ठीक है, लेकिन जब तक बोल पा रहा हूं तब तक मैं बोलूंगा, थोड़ा सा और मेहनत कर लूंगा। उसके बाद तो यार हमारी टीम भी है, वो भी आपके लिए मेहनत करेगी। तो यार ये सब इसीलिए कर रहा हूं कि मैं आप लोग को चीजें दे पाऊं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हमने पिछले जो 3 साल से मेहनत की है, जब से ये चैनल शुरुआत की है, लॉकडाउन का समय था, ये 3 साल में जितना मैंने मेहनत किया, आज तक मैंने उतनी मेहनत जिंदगी में नहीं की है। ये 3 साल में इतनी वीडियोस मैंने बना लिया। आज की डेट में आप देखोगे, काउंट करोगे, हमारे चैनल में 3000 वीडियो है। तो 3000 वीडियो डेली, मतलब 5-5 वीडियो, 6-6 वीडियो, 7-7 वीडियो हम रिकॉर्ड करते थे। इसके लिए मेरी
मतलब वाट लगी पड़ी है, जाने दो वो चीज। लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं आप लोग को, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यार ये सब चीज आप रिवाइज जब कर रहे हो ना, इसके पहले आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और हमारे वीडियो जब देखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और साथ में टेक्स्ट बुक रखो, टेक्स्ट बुक रखोगे, जो चीज पढ़ा रहा हूं, क्या पढ़ा रहा हूं, समझ में आते रहेगा, उसको आपका रिवीजन भी होता रहेगा और प्रैक्टिस भी साथ में करते रहना, तो और मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो क्या करूं फिर, इसी के साथ ये वीडियो को मैं क्या करता हूं, एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये रिवीजन आपको पसंद आया होगा फटाफट। लेकिन एक काम आपको करना है, क्या क्या करोगे, अपना टेक्स्ट बुक निकालो, अपना नोट्स निकालो, जो भी डाइजेस्ट फॉलो करते हो, जो भी चीज फॉलो करते हो, फटाफट से निकालो, उसको सामने रखो, और जितना हो सके उसको लर्न करने की कोशिश करो। जो चीजें मैंने बताई है कि इसका प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, इसका यूजेस इंपॉर्टेंट है, क्या है एलोट्रोप्स, क्रिस्टलाइन क्या होता है, नॉन क्रिस्टलाइन क्या होता है, क्या क्या फॉर्म्स है कार्बन के, ठीक है ना, क्या प्रॉपर्टीज है, ये सभी चीज आपको बाय हार्ट करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आपके दिमाग में है बहुत सारी चीजें, लेकिन जब भी इसको आप लर्न करोगे, याद करोगे, तो ज्यादा अच्छी तरीके से आपके एग्जाम्स में उसको यूज कर पाओगे, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।